हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें हम लोग इस समय AR देसाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो AR देसाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर जो है वो उनका जीवन परिचय है। और सेकेंड जो लेक्चर है उसमें उन्होंने जो नेशनलिज्म की बात की है, राष्ट्रवाद की बात की है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आज के लेक्चर में इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य अवस्थाएं बताई हैं, जिनको 5 भागों में इन्होंने बांटा है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर में ये 5 अवस्थाएं जो हैं किस प्रकार से ये देखते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्होंने ऐतिहासिक तरीके से या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को इन्होंने अपनाया था अपने अध्ययन के लिए। तो चलिए हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं। देसाई ने लिखा है कि भारत में एक नई आर्थिक संरचना से पैदा होने वाले वर्गों में जब अपने अधिकारों की चेतना विकसित होना आरंभ हुई, तो उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को नए सिरे से संगठित करना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप अनेक ऐसे आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना आरंभ कर दिया। इस प्रक्रिया को देसाई ने 5 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित करके स्पष्ट किया है। तो प्रथम अवस्था हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो फर्स्ट फेज है वो 1857 से 1885 का टाइम पीरियड है। पहली अवस्था में आखिर में इन्होंने क्या क्या मैटर को इंक्लूड किया है, उसको हम लोग देखेंगे। अपनी पहली अवस्था में भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बहुत संकुचित रहा। यद्यपि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से समाज में एक ऐसा बौद्धिक वर्ग जो है वो विकसित होने लगा, जिसने यहाँ की परंपरागत सामाजिक और धार्मिक संरचना में सुधार लाने के व्यापक प्रयत्न करना आरंभ कर दिए। तो बहुत सारे ऐसे जो यहाँ के परंपरागत सामाजिक जो संरचना थी और धार्मिक संरचना था, उसमें बहुत सारी खामियां भी नज़र आ रही थी। तो जो समाज सुधारक के रूप में अगर कहें, वो लोग थे जिन्होंने अपने एक बौद्धिक चिंतन के कारण, यानी कि उन्होंने ये सोचना आरंभ किया कि ये समाज के लिए सही है या नहीं है। जैसे हम अगर सती प्रथा की बात करें या बाल विवाह की बात करें, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। शारदा एक्ट जो है 1929 में आता है। शारदा एक्ट कब आता है? 1929 में आता है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि इसके पहले ही, वहीं पे अगर हम सती प्रथा की बात करें, तो ये हमारे 1850 या ये हम बोलें कि 60 के आसपास का टाइम पीरियड हम देखेंगे। तो उस समय में बहुत सारे सुधार लाने का प्रयत्न किया जाने लगा था। इसी के फलस्वरूप भारत में एक ऐसा सुधार आंदोलन आरंभ हुआ जो बाद में भारतीय राष्ट्रवाद का एक मुख्य आधार बन गया। भारत में धार्मिक आधार पर समाज सुधार की प्रक्रिया मध्यकाल में भी आरंभ हुई थी। तो बहुत सारे हम लोग देखेंगे कि धार्मिक आधार पे भी समाज सुधार हुआ था। उस समय कबीर, वल्लभ, चैतन्य गुरु, नानक देव तथा अनेक दूसरे संतों ने धार्मिक पाखंडों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करके समाज को संगठित करने का प्रयत्न किया था। इसके बाद भी भारत में एक व्यवस्थित सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो सका था। 19वीं शताब्दी मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि जब हमारी 1800 के ऑनवर्ड जब हम बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी 19वीं शताब्दी है। इसके प्रभाव का उल्लेख करते हुए AR देसाई ने लिखा है, इस समय आरंभ होने वाले समाज सुधार आंदोलनों का उद्देश्य समाज में केवल धार्मिक सुधार लाना ही नहीं था, बल्कि लोगों में अपनी सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों को नए दृष्टिकोण से समझना और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना भी था। इस कथन के संदर्भ में भारत में होने वाले कुछ प्रमुख सुधार आंदोलनों की प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक है। और इस आंदोलनों में हम ब्रह्म समाज को देखेंगे, प्रार्थना समाज देखेंगे, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज तथा स्वदेशी आंदोलन आदि प्रमुख हैं। सॉरी, ओके।
राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करके भारत में सबसे पहले सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत तथा स्त्री शोषण के विरोध के साथ ही विधवाओं के पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देना आरंभ किया। तो अगर विधवाओं के पुनर्विवाह की बात करें तो ये आप लोग 1856 के एक्ट के आसपास देखेंगे कि जो कि विधवाओं के पुनर्विवाह की बात करता है। तो आप लोग देखेंगे 1828 में ही इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को फैक्ट्स भी मिल रहे हैं जो कि आप लोग का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया है तो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसी कारण उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को मिल रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ओके सॉरी। राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में इस आंदोलन की भूमिका को स्पष्ट करते हुए A.R. देसाई ने लिखा है कि ब्रह्म समाज ने वैयक्तिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक समानता के सिद्धांतों का प्रचार करके भारत में एक नए युग का आरंभ किया। यह आंदोलन राष्ट्रीय चेतना पर आधारित पहला संगठित प्रयत्न था। प्रार्थना समाज की बात यदि करें तो प्रार्थना समाज सुधार आंदोलन से संबंधित दूसरा संगठन है, जिसकी स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने की। उन्होंने हिंदुओं में फैले हुए बाह्य आडंबरों, कर्मकांडों, जातिगत भेदभावों तथा स्त्रियों के शोषण का भारी विरोध किया। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने बहुत सी कन्या पाठशालाओं, विधवा आश्रमों और अनाथालयों की स्थापना करना आरंभ कर दिया। दलित जातियों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाला यह सबसे पहला संगठन था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है प्रार्थना समाज से संबंधित। भारतीय राष्ट्रवाद को विकसित करने में आर्य समाज को भी एक प्रमुख आंदोलन के रूप में देखा जाता है। ओके, आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में करते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारतीय समाज के एकीकरण के लिए जातियों की जो ऊंच नीच का विभाजन है तथा स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए वैदिक धर्म से संबंधित व्यवहारों को पुनः स्थापित करना आवश्यक है। स्वामी दयानंद ने अंतर्जातीय विवाहों तथा विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लेने के साथ ही बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, पर्दा प्रथा तथा किसी भी रूप में स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध लोगों को संगठित किया। उन्होंने संपूर्ण भारत में लड़कियों के लिए बहुत सी शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जिसे दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय या जिसे हम DAV कॉलेज के नाम से जानते हैं, इस नाम से जाना जाता है। आर्य समाज के सभी कार्यक्रम इस तरह निर्धारित किए गए जिससे संपूर्ण हिंदू समुदाय को एक करके उसमें राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया जा सके। इसके फलस्वरूप उस समय के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय सहित अनेक दूसरे नेता आर्य समाज के प्रबल समर्थक बन गए। भारतीय राष्ट्रवाद में आर्य समाज के योगदान से ब्रिटिश शासन चिंतित हो गया कि अंग्रेज शासक आर्य समाज को ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा खतरा मानने इतना लगे कि वो लोग चिंतित हो गए थे। इस आर्य समाज की जो भी अपनी रणनीतियाँ थी, वो लोग अपनी नीतियों को किस तरीके से अप्लाई कर रहे थे, उससे जो है जो ब्रिटिश शासन था वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित था कि ये हम लोगों के लिए एक खतरा जो है वो बनने लगा है। ओके सुधार आंदोलनों में रामकृष्ण मिशन का भी योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आंदोलन रामकृष्ण परमहंस द्वारा बंगाल से प्रारंभ किया गया था तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए दलित और निर्धन लोगों की सेवा की ही नारायण की वास्तविक सेवा का नाम दिया। यानी कि यदि हम जो दलित हैं, निर्धन लोग हैं, इन लोगों की यदि सेवा करते हैं तो यही वास्तव में नारायण की
सेवा कहलाएगी। यह आंदोलन मानवतावाद और समतावादी विचारधारा को प्रोत्साहन देने के साथ ही अनाथों की सेवा को विशेष महत्व देने लगा। इसी के फलस्वरूप रामकृष्ण मिशन ने भारत के सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े अस्पतालों, शिक्षा संस्थाओं और अनाथालयों की स्थापना की। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फुले स्वयं पिछड़ी जाति के थे, इसलिए वे हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक परिचित थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देने के साथ ही निम्न जातियों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा की। इसके फलस्वरूप दक्षिण भारत में बड़ी संख्या वाली बहुत सी निम्न जातियां जैसे रेड्डी, वेल्लाला और कम्मा आदि इन आंदोलन में सम्मिलित हो गईं। सॉरी, ओके, ये वेलाला है या आई थिंक वेलामा करके है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, इसी काल में महाराष्ट्र में एक मुख्य समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख द्वारा स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक सद्भाव बढ़ाना, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चेतना पैदा करना और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन देना था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में राजा नारायण बसु, पंजाब में राम सिंह कूका तथा बम्बई में वासुदेव जोशी ने विशेष योगदान दिया। बाद में यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले, एक मिनट, आई थिंक ये थोड़ा कट हो गया है, मैं इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। ये थोड़ा कट हो गया है। ओके, इसको हम लोग थोड़ा कवर करके देख लेते हैं। ओके, इसको मैं इरेज करती हूँ। बाद में यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। देसाई का कथन है कि ये कथन है देसाई का, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह सभी आंदोलन भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक चेतना की अभिव्यक्ति थे तथा इन आंदोलनों के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ भारत के प्रशासन में जनसाधारण की हिस्सेदारी की मांग जो है वो की जाने लगी। तो ये आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने पहली अवस्था जो है या फर्स्ट फेज जो है उसको डिस्कस किया है इन्होंने। दूसरा फेज जो है आखिर में वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ये जो है 1885 से 1905 तक है, तो ये 1885 से लेके 1905 तक का समय है। सॉरी, ए.आर. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के दूसरे चरण का आरंभ दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको ए.ओ. ह्यूम ने शायद इसके हेड थे, पहला जो हेड थे वो ए.ओ. ह्यूम ही थे, ओके, की स्थापना के साथ हुआ। सन 1875 से 1885 के बीच होने वाले किसान आंदोलनों तथा जनसाधारण के बढ़ते हुए असंतोष के कारण ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी एलन ऑस्टेवियन ह्यूम ने यह महसूस करना आरंभ किया कि ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में एक ऐसा संगठन बनाना जरूरी है जिसके द्वारा भारत के ही कुछ प्रमुख नेता जनसाधारण में ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके। इसके फलस्वरूप ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम के एक संगठन स्थापित करके 28 दिसंबर 1885 में इसका पहला अधिवेशन जो है वो बम्बई में आयोजित किया। इसमें महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, रघु राव जैसे प्रमुख व्यक्तियों के अतिरिक्त बहुत से जमींदारों, वकीलों, पत्रकारों, शिक्षकों तथा समाज सुधारकों ने हिस्सा लिया था।
सन 1985 से लेकर 1905 तक अखिल भारतीय कांग्रेस के अनेक अधिवेशन आयोजित हुए। इस समय को भारतीय राष्ट्रवाद में उदार राष्ट्रीयता की अवस्था यानी फेज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। किस टाइम पीरियड को कहते हैं? ये 1885 से लेकर 1905 तक का समय है। ओके, इस अवस्था में कांग्रेस से संबंधित सभी प्रमुख नेता जैसे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, राणा डेर, गोपाल कृष्ण गोखले, पी.आर. नायडू, केशव पिल्लई तथा मदन मोहन मालवीय इस पक्ष में थे कि ब्रिटिश शासन में इस तरह सुधार लाना जरूरी है जिससे जनता का ब्रिटिश शासन में दृढ़ विश्वास जो है वो बढ़ सके। उदार राष्ट्रीयता के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने एक और ब्रिटिश शासन के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया तो दूसरी ओर, यहाँ पे और नहीं है और है, एक और ब्रिटिश शासन के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया तो दूसरी ओर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय समाज में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही इस तरह के परिवर्तन होना चाहिए जो भारतीय समाज के हित में हो, यानी कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत के जो भारतीय समाज है उसके हित में कार्य करे। दादा भाई नौरोजी जैसे प्रमुख नेता ने यहाँ तक कहा कि हम अंग्रेजों के प्रति इसलिए वफादार हैं कि अंग्रेजी राज से हमें जो लाभ प्राप्त हुए हैं वे किसी भी दूसरे शासन से प्राप्त नहीं हो सकते। ये कथन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है और ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये कथन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया है। उदारवादी नेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार से जो मांगें की गई वो बहुत सामान्य और नरम प्रकृति की थी। उदाहरण के लिए यह मांग की गई कि भारत में शिक्षा का प्रसार किया जाए, सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा संस्थाएं भी स्थापित की जाएं, सैनिक खर्च को कम किया जाए, महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी नियुक्ति किया जाए तथा प्रशासनिक सुधार के लिए विभिन्न प्रांतों में भारत के लिए लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार इस तरह की मांगों को पूरा नहीं कर सकी, जिसके फलस्वरूप उदार राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का विश्वास जो है वो ब्रिटिश शासन के प्रति कमजोर पड़ने लगा कि जो ब्रिटिश शासन है वो तो हमारी जो बेसिक नीड है, हमारी जो एक ज़रूरत है उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से उनका विश्वास जो है वो कम पड़ने लगा। ओके भारतीय राष्ट्रवाद के इस स्तर पर देश को अनेक नई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। इस समय समाज की मध्यम वर्ग के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी के कारण आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी तो दूसरी ओर देश में सन 1896-97 के बीच भीषण अकाल पड़ने के कारण अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इस काल में प्लेग की भयंकर बीमारी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई, जिसके प्रति सरकार काफी उदासीन रहे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल की पूर्वी और पश्चिम बंगाल में इसलिए विभाजित कर दिया जिससे बंगाल की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति को कम करने के साथ ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा किया जा सके। इसके फलस्वरूप कांग्रेस के अंदर ही उग्र राष्ट्रवादियों का एक अलग वर्ग बनने लगा जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, B.C. पाल और लाला लाजपत राय द्वारा किया जाने लगा। तो बाल, पाल और लाल का आप लोगों ने एक कंबाइंड जो पेयरिंग हम लोग करते हैं वो आप सभी को पता होगा। इस दशा में उदार राष्ट्रवादियों तथा उग्र राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद उभरकर सामने आने लगा। उदार राष्ट्रवादी भारत के विकास के लिए ब्रिटिश शासन में विश्वास व्यक्त कर रहे थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि उनकी अधीनता और आर्थिक शोषण का कारण ब्रिटिश शासन ही है। उग्र राष्ट्रवादी केवल कुछ प्रशासनिक सुधारों से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनका यह विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार पर कुछ विशेष प्रयत्नों के द्वारा दबाव बनाकर ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के फलस्वरूप उन्होंने अनेक सभाएं करके इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का एक व्यापक आंदोलन छेड़ दिया। इसके फलस्वरूप
एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इंग्लैंड में बने जूतों का बहिष्कार करके नंगे पैर स्कूल जाना आरंभ कर दिया, तो दूसरी ओर रसोइयों, धोबियों तथा अनेक दूसरे कामगारों ने अंग्रेजों को अपनी सेवाएं देना बंद कर दी। इस बहिष्कार आंदोलन में मुसलमान भी एक बड़ी संख्या में शामिल हो गए थे। सन 1905 में जापान के हाथों इटली की पराजय होने से भारतवासी यह समझने लगे कि सफ़ेद चमड़ी के लोग हमेशा ही वीर नहीं होते हैं। इस भावनाओं के बीच ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों का आत्मविश्वास जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। इस समय राजनीतिक असंतोष के रूप में कुछ हिंसक आंदोलन भी आरंभ हो गए। राष्ट्रवादी युवाओं का एक छोटा वर्ग यह मानने लगा कि बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करके वे राजनीतिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी हम लोगों ने देखा दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था यानी कि जो थर्ड फेज है, 1 मिनट। तीसरी अवस्था जो है वो 1905 से लेके 1918 तक होती है। तो इसमें क्या हुआ आखिर में ये देखेंगे हम लोग। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास पर तीसरा चरण सन 1905 से 1918 तक का कहा जा सकता है। इस अवस्था में उदार राष्ट्रवादियों का स्थान उम्र राष्ट्रवादियों ने ले लिया था। ये उम्र नहीं है, सॉरी, ये उग्र है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सरकार द्वारा भारी दमन के बाद भी यह आंदोलन आगे बढ़ने लगा। उग्र राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि राजनीतिक अधिकार पाने के लिए ब्रिटिश शासन से किसी तरह की अपील करना कायरता का काम है। इसके लिए एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जो सभी देशवासियों में एकता पैदा करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सके। सन 1907 में कांग्रेस के उदार और उग्रवादी नेताओं के मतभेद बहुत बढ़ जाने से कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो होता है वो कहाँ पे होता है? आई थिंक ये लखनऊ में हुआ था। देसाई ने लिखा कि आंदोलन की इस तीसरी अवस्था में इसका सामाजिक आधार इस रूप से अधिक शक्तिशाली बन गया कि आंदोलन में से निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी जुड़ने लगे थे। इस चरण में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाने के कारण राष्ट्रवादी द्वारा स्वराज आंदोलन आरंभ किया गया, जिससे जनसाधारण की राजनीतिक चेतना को बढ़ाया जा सके। उग्र राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सैयद अहमद खां की सहायता से यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। मुस्लिम लीग के उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किए गए जिससे भारत में के मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी जो है वो बढ़ाई जा सके तथा ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के अधिकारों की अधिक से अधिक रक्षा कर सके। यह अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति का एक हिस्सा था। यद्यपि इस समय तक अधिकांश मुसलमानों ने, एक मिनट, ये थोड़ा सा आई थिंक मैं देखती हूँ, मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ जो है वो नहीं दिया। तो अधिकांश मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का जो साथ है वो नहीं दिया था। ओके, ये कुछ वर्ड जो थे वो स्लाइड से बाहर चले गए थे तो उसको हम लोगों ने देखा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उग्र राष्ट्रवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण सरकार ने दमन का रास्ता अपनाना आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियों में भी तेजी आना आरंभ हो गई। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का यह दौर इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इस समय उग्र राष्ट्रवादियों के साथ अनेक क्रांतिकारियों तथा भारतीय मूल के विदेशियों ने भी राजनीतिक संघर्ष में योगदान करना आरंभ कर दिया था। इस समय सामान्य लोगों को यह विश्वास दिलाया जाने लगा कि ब्रिटिश शासन न तो सर्वशक्तिमान है और न ही जनहित में है, यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए या पब्लिक की भलाई के लिए है। इसके बाद भी राष्ट्रवाद की इस अवस्था में नेतृत्व के तालमेल का अभाव वह सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद का यह चरण अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं हो सका।
इस समय राष्ट्रवाद से संबंधित प्रयत्न मुख्य रूप से युवा वर्ग तक ही सीमित रहे। गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद को अधिक समर्थन नहीं दिया। महात्मा गांधी स्वयं इस तरह के आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। ब्रिटिश शासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी कि उग्र राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलनकारी अपनी गतिविधियों का संगठित रूप से संचालन नहीं कर सके। यहाँ पे अब हम लोग चौथी अवस्था को देखेंगे। सॉरी, फोर्थ फेज जो है वो 1918 से 1934 तक का है। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का चौथा चरण सन 1918 से आरंभ होकर सन 1934 तक चला। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रवाद का विकास उन आंदोलनों के माध्यम से हुआ जिनका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी के हाथों में आ गया था। इसी कारण इस चरण को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। 1918 से 1934 तक का टाइम पीरियड। सन 1920 में तिलक जैसे उग्र राष्ट्रवादी की मृत्यु हो जाने के कारण लाला लाजपत राय द्वारा गांधी जी के विचारों से सहमत हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया आधार देने का निश्चय किया। गांधी जी ने यह समझ लिया था कि ब्रिटिश सरकार को शक्ति से नहीं बल्कि असहयोग के द्वारा ही कमजोर किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप सन 1920 में कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने अहिंसा पर आधारित असहयोग आंदोलन यानी जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं का प्रस्ताव रखा और जिसे स्वीकार किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ओके सॉरी। इस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1919 में रॉलेट एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह का संदेह होने पर बिना मुकदमा चलाए उसे नज़रबंद करने की नीति अपनाई गई। तो दूसरी ओर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में होने वाले बर्बरतापूर्ण नरसंहार से पूरा देश जो था स्तब्ध रह गया था। इन दशाओं के बीच महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन के कार्यक्रमों इन बातों को सम्मिलित किया गया था उनमें कि जैसे कुछ पॉइंट्स हैं। सन 1919 में कानून के कारण विधानसभाओं के चुनाव का बहिष्कार किया जाए। दूसरा, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। तीसरा पॉइंट था सरकार द्वारा मिली उपाधियों को लौटा दिया जाए यानी वापस कर दिया जाए। चौथा पॉइंट था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। पांचवा पॉइंट था सरकारी समारोहों एवं आयोजनों का बहिष्कार किया जाए। छठा पॉइंट था शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना की जाए। सातवां पॉइंट था कि स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाया जाए। और आठवां पॉइंट था इंग्लैंड से आने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। यह आंदोलन सन 1919 से 1922 तक चला। इस बीच गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में ग्रामीणों द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने की हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया और इसके साथ ही गांधी जी को भी गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सज़ा घोषित कर दी गई। तो ये ऑलरेडी हम लोग जब नेशनल मूवमेंट की बात पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, बट इन्होंने AR देसाई ने कैसे इसे स्टेजेस में बांटा है वो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग से पूरी तरह दबाने की कोशिशें जो है वो आरंभ हो गई। भारत में राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जब साइमन कमीशन ने यहाँ सन 1928 तथा 1929 में दौरा किया तो दोनों बार इस कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था। इसी विरोध प्रदर्शन के समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने अधिक घायल हो गए कि वह नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके सॉरी। अनेक दूसरे प्रमुख नेताओं को भी तरह तरह से उत्पीड़ित किया जाने लगा। इन दशाओं के बीच महात्मा गांधी सन 1930 से एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है या इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य अहिंसक ढंग से ब्रिटिश सरकार के कानूनों को तोड़ना, विदेशी सामान का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों पर धरना देना तथा सरकार को विभिन्न टैक्सों का भुगतान बंद करना रखा गया। सहयोग आंदोलन का आरंभ जो है वो हमारा डांडी
मार्च से स्टार्ट होता है। दांडी यात्रा के रूप में 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है। आरंभ में अंग्रेज सरकार तथा अंग्रेजी अखबारों ने इस यात्रा को एक मामूली और मूर्खता भरी योजना के रूप में देखा, लेकिन इसकी व्यापकता के बाद ब्रिटिश सरकार भी स्तब्ध रह गई। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र तट पर बसे गांव दांडी तक की 388 किलोमीटर की दूरी में पैदल चलते हुए महात्मा गांधी के साथ लाखों लोग जो हैं वो सम्मिलित हो गए और 24 मार्च को दांडी में पहुंचने पर लोगों ने समुद्र तट पर नमक बनाकर सरकार के नमक के कानून को तोड़ दिया। इस तरह यह असहयोग आंदोलन एवं शक्तिशाली आंदोलन के रूप में बदल गया। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन था। ओके। इस राष्ट्रवादी आंदोलन को भी सरकार द्वारा बहुत निर्दयता के साथ दबाया गया। यह दमन इतना व्यापक था कि 1 लाख से अधिक लोगों को जेलों में डाल दिया गया, जबकि शराब की दुकानों पर धरना देने वाले लगभग 16,000 स्त्रियों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को इतना प्रभावपूर्ण बना दिया कि सन 1930, 1931 और 1932 में लंदन में 3 बार गोलमेज सम्मेलन इसलिए आयोजित किए गए जिससे ब्रिटिश सरकार गांधी जी और उनके सहयोगियों के साथ कोई समझौता कर सके। अनेक दशाओं के फलस्वरूप अप्रैल 1933 में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस आंदोलन से अनेक ऐसी दशाएं पैदा हो गईं जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो इसमें पहली है बात हम लोग देखेंगे कि इस अवस्था में राष्ट्रवादी आंदोलन केवल उच्च एवं मध्यम वर्ग ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत के सभी जनसमूहों तक फैल चुका था। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि इस समय ऐसी अनेक नई दशाएं पैदा हुई जिन्होंने भारत की सामान्य जनता में राष्ट्रवादी चेतना उत्पन्न करना आरंभ कर दी। प्रथम विश्व युद्ध से पैदा होने वाला आर्थिक संकट, सरकार द्वारा अपने वायदे को पूरा न करना, राज्य द्वारा जनसाधारण की बुरी तरह दमन करना तथा किसानों और मजदूरों में पैदा होने वाले असंतोष, इसी तरह की कुछ दशाएं थीं। तीसरी हम लोग दशा दिखती है, क्या आखिर में सिचुएशन था। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली कुछ घटनाओं जैसे यूरोप में लोकतांत्रिक विचारों के प्रसार तथा रूस में होने वाली समाजवादी क्रांति ने भी स्वराज आंदोलन को बढ़ाने में योगदान दिया। चौथा पॉइंट है कि युद्ध के फलस्वरूप उद्योगों का विकास होने से भारत का पूंजीपति वर्ग पहले से अधिक शक्तिशाली बन गया था। फलस्वरूप पूंजीपतियों ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देना आरंभ कर दिया। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन तथा कांग्रेस द्वारा चलाया गया बहिष्कार आंदोलन अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगपतियों के आर्थिक हित में था। भारतीय राष्ट्रवाद में पूंजीपतियों का सहभाग बढ़ने से सन 1918 के बाद इस वर्ग ने आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों, नीतियों तथा संघर्ष की रूपरेखा को प्रभावित करना आरंभ कर दिया था। पांचवा पॉइंट है कि इस अवस्था के दौरान देश में समाजवादी तथा साम्यवादी दलों का भी विस्तार होने लगा। इन दलों ने स्वतंत्र रूप से श्रमिक संघों के माध्यम से आंदोलन में सहभाग करना शुरू कर दिया, जो वर्ग संघर्ष की विचारधारा पर आधारित था। इसके साथ ही इन दलों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करने का भी प्रयत्न किया। इसी का परिणाम था कि सन 1926 के बाद साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय जो प्रदर्शन किए गए, उनमें इन दलों ने अपने अपने झंडों और नारों के साथ कार्य किया। यह भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में विकसित होने वाला एक नया तथ्य था। छठा पॉइंट है कि इसी चरण के दौरान कांग्रेस ने स्वराज के रूप में अपनी कमजोरी मांग की जगह स्वतंत्रता की मांग लाना या करना आरंभ कर दी। राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े युवा वर्ग ने भी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना राजनीतिक लक्ष्य मानना आरंभ कर दिया, यानी कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ ऐसा सहूलियत नहीं चाहिए, बल्कि मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इस अवस्था में अनेक प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक शक्तियां भी इस तरह संगठित होने लगीं कि देश को अनेक सांप्रदायिक दंगों का
सामना भी करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रवाद की इस अवस्था से संबंधित उपयुक्त नई प्रवृत्तियों और लाभों के बाद भी कुछ ऐसी दशाएं पैदा हुई जिन्होंने इस अवधि में भारतीय राष्ट्रवाद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इनमें पहली दशा राजनीति से धर्म को जोड़ने से संबंधित थी, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित चेतना कुछ सीमा तक कमजोर पड़ने लगी। आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों में पूंजीपति वर्ग का प्रभाव बढ़ने से इसके अनेक कार्यक्रम और नीतियां एक ऐसा रूप लेने लगी जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध थी। यानी जो पूंजीपति वर्ग था वो अपना हित वहां पे साध रहा था। इसके अतिरिक्त देश में सांप्रदायिकता से संबंधित जिन भावनाओं को प्रोत्साहन मिला उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रवाद पर बुरा प्रभाव डाला था। ओके और लास्ट में हम लोग इनकी पांचवी अवस्था को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा है 1934 से लेके 1939 तक का। ओके सन 1933 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1939 तक के समय को AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के पांचवें चरण के रूप में स्पष्ट किया है। यह वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने के कारण भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में भी कुछ नई प्रवृत्तियां जो हैं वो स्पष्ट होने लगी। इस समय कांग्रेस में ही एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जिसने गांधी जी की विचारधारा और कार्यक्रमों को संदेह से देखना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप एक नई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। यह पार्टी मुख्य रूप से मजदूरों और किसानों का ऐसा संगठन बन गया जिसने एक पृथक वर्ग के रूप में राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद भी इस दल के विभिन्न समूहों के विचार एक दूसरे से कुछ भिन्न होने के कारण इनका सामाजिक आधार अधिक सशक्त नहीं बन सका। कांग्रेस में ही गांधी जी की विचारधारा से हटकर सुभाष चंद्र बोस ने के नेतृत्व में एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना हुई। इस दौरान दलित वर्ग द्वारा भी एकजुट होकर अपनी अलग मांगे रखी जाने लगी और इस अवस्था में अंतिम वर्षों में मुस्लिम लीग भी राजनीतिक रूप से एक पृथक और शक्तिशाली दल के रूप में उभरने लगा। ओके सॉरी देसाई के अनुसार इस दौरान साम्यवादी दल ने छात्रों, मजदूरों और किसानों के बीच अपने प्रभाव को बढ़ाना आरंभ कर दिया। इस चरण की एक अन्य विशेषता देश के अनेक हिस्सों में किसान आंदोलन आरंभ होना था जो वर्ग चेतना की विचारधारा पर आधारित थे। ऐसे किसान आंदोलनों का नेतृत्व, कार्यक्रम और नारे भिन्न भिन्न होने के बाद भी उनकी राष्ट्रवादी चेतना कांग्रेस से ही जुड़ी रही। कांग्रेस से संबंधित रहने के बाद भी किसानों द्वारा जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने तथा ऋणों को माफ करने की मांग की जाने लगी। अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन के द्वारा भारत को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। भारत के विभिन्न प्रांतों द्वारा यह मांग की जाने लगी कि प्रांतों पर भारत सरकार के एकाधिकार को समाप्त किया जाए तथा प्रांतीय सरकारों को अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकार जो है वो सौंपे जाएं। इस तरह की मांगें विभिन्न प्रांतों के व्यापारिक वर्ग से अधिक प्रभावित थी। इसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इन मांगों को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। इस समय देश के अनेक हिस्सों में यह मांग भी जोर पकड़ने लगी कि भाषा के आधार पर विभिन्न प्रांतों का निर्माण किया जाए। तत्कालीन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जो कि पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक तथा कुछ अन्य भागों में भी यह मांग धीरे धीरे अधिक प्रभावपूर्ण बढ़ने लगी। ओके यह सच है कि इस समय भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में उन्हीं के विचारों और कार्यक्रमों पर आधारित रहा, लेकिन किसी न किसी रूप में यह आंदोलन पूंजीवादी तथा समाज के दूसरे उच्च वर्गों से भी प्रभावित होने लगा था। इसके बाद भी कांग्रेस द्वारा आंदोलन से संबंधित जो अपना नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उसमें एक ओर श्रमिकों और किसानों के आर्थिक हितों को प्रमुख स्थान दिया गया तो दूसरी ओर इसमें विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक स्वायत्तता तथा भाषाई विभाजन की भी मान्यता दी गई। स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रवाद के इस चरण में मजदूरों, किसानों तथा मध्यम वर्ग के वामपंथी विचारधारा वाले लोगों से विभिन्न राजनीतिक समूहों का निर्माण होने से उन्होंने एक नई राजनीतिक चेतना के आधार पर कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करना आरंभ कर दिया था।
प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित विभिन्न चरणों को सन 1857 से 1939 की अवधि तक सीमित रखते हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रभावपूर्ण चरण जो है वो 1939 के बाद से तब प्रारंभ हुआ जब महात्मा गांधी ने सन 1940 से सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। सन 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, का प्रस्ताव पास करके उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया। इस समय भारतीय राष्ट्रवाद सत्याग्रह आंदोलन से अधिक प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादी चेतना इतनी अधिक बढ़ गई कि इससे सभी वर्गों, जातियों तथा क्षेत्रों के लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। इस समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावना जिस तीव्रता के साथ विकसित हुई, उससे ब्रिटिश शासक भी यह मानने लगे कि अब अधिक समय तक भारत पर उनका उपनिवेशवादी शासन बने रहना संभव नहीं है। संयोग से 1945 में इंग्लैंड में होने वाले चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बन गई, जिसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण जो है वो काफ़ी नरम और उदार था। अपने इसी दृष्टिकोण के आधार पर तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट में जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया, जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दे दी गई। A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने के साथ ही भारत के जनवादी आंदोलन, शिक्षा की भूमिका, सांप्रदायिकता तथा जातिगत विभेदों को कुछ प्रमुख सामाजिक तथ्यों के रूप में स्पष्ट किए हैं। उनके अनुसार भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक शिक्षा यहाँ राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख माध्यम सिद्ध हुआ। यहाँ राष्ट्रवाद का विकास उन्हीं नेताओं के प्रभाव से संभव हो सका जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को महत्व दिए थे। इसके साथ ही श्रमिकों, किसानों तथा समाज के शोषित वर्गों की जागरूकता के कारण ही भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में वृद्धि हुई। इसके बाद भी यहाँ सांप्रदायिकता का आधारित विभाजन के प्रयत्न तथा जातियों के बीच पाए जाने वाला विभाजन वह प्रमुख बाधाएं सिद्ध हुई जिनके फलस्वरूप समय समय पर भारतीय राष्ट्रवाद के सामने अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती रहीं। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवाद के लिए एक समताकारी समाज का होना तथा समाज के दुर्बल वर्गों के हितों को सर्वोच्च महत्व देना आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं A.R. देसाई ने सन 1960 में प्रकाशित अपनी एक अन्य पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद में नई प्रवृत्तियां यानी रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म में उन नई सामाजिक शक्तियों के प्रादुर्भाव का भी विश्लेषण किया जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था तथा समाज को उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य में बदलना आरंभ किया। स्वतंत्रता के बाद यहाँ जिस तरह के राज्य का विकास हुआ वह एक पूंजीवादी राज्य है। व्यवहारिक रूप से वर्तमान राज्य व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग को जो सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हो रहे हैं वे समाज के शोषित वर्ग को प्राप्त नहीं हो सके। पुनः सन 1984 में प्रकाशित अपनी पुस्तक भारत के विकास का मार्ग यानी इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट में उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि आज किस प्रकार विदेशी साम्राज्यवाद से संबंधित बुर्जुआ अथवा पूंजीपति वर्ग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जो है वो बढ़ता जा रहा है। यह कुछ ऐसी दशाएं हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये हम लोग आज इनके 5 जो अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड किया है, जो इंडियन नेशनलिज्म है या ये कहें भारतीय राष्ट्रवाद है, उसको समझने के लिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझे। इसमें बहुत सारे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मिलेंगे और एक लेक्चर और इनके पे बनेगा जिसमें इनसे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग समझेंगे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।